So good afternoon everyone. हम लोग अब तक केंट होम्योपैथिक फिलॉसफी के 4 चैप्टर्स को हम लोगों ने देखा है। जो चौथा चैप्टर हम लोगों ने देखा था उसमें फिक्स्ड प्रिंसिपल की चर्चा की गई थी, यानी कि जीवन और रोग और चिकित्सा पद्धति के लिए 3 जगह पर सबसे बड़ी बात होती है कि आपके जीवन में आप किस सिद्धांत को अपना रहे हैं, है ना, किस सिद्धांत को अपना रहे हैं। क्योंकि जीवन जो है सो बिना अगर आप बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी पर्पस के या बिना किसी लक्ष्य को निर्धारित किए हुए आप चलेंगे तो शायद आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी काट लीजिएगा, समय बीत जाएगा और फिर आपका इस संसार से अलग हो जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी होता है कि हमें यह इस बात की जानकारी हो हमें क्या करना है। ऐसा हम लोगों ने एफआरबी नंबर ये चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था क्या करना है सिद्धांत, और उस सिद्धांत के साथ हम कितना समझौता कर सकते हैं। सिद्धांत के साथ हम कितना समझौता कर सकते हैं यह भी बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है। अब हम लोग आते हैं, जब सिद्धांत होता है और समझौता होता है तो उसके साथ में होता है कि हमें और क्या चाहिए। तो डॉक्टर केंट आपके चैप्टर 5 में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। डॉक्टर केंट ने चैप्टर 5 में आपको डिस्क्रिमिनेशन की बात करी। डिस्क्रिमिनेशन का शाब्दिक अर्थ जो हम लोग देखते हैं उसका होता है भेदभाव। भेदभाव या सही या गलत, व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि सही क्या है गलत क्या है इसको पता करने की कैपेसिटी आपका, आप किसको सही मान रहे हो और किसको गलत मान रहे हो, है ना। तो अगर आप के पास में सही और गलत का नहीं होगा तो आप कैसे समझोगे कि ये रोग के लक्षण है, ये रोग के लक्षण नहीं है, है ना। अगर आपके पास में अगर ये पेशेंट के आपने बीपी लिया और बीपी लेने के बाद में 170 है तो आपको जब नॉलेज नहीं है तो आप इसको सही मान सकते हो। अच्छा ये ठीक है, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, ये ठीक है। उनकी गुंडाई है अभी तक यही है। आप उसको नॉलेज है तो आपको आप ज्ञान रहेगा तो आप उसका ये कहते तो कहते हैं कि हमको ये एक होम्योपैथिक फिजिशियंस अगर उसको डिस्क्रिमिनेट करने की शक्ति नहीं है, पहचान नहीं है, तो वह किसी भी चीज को और सही ढंग से होम्योपैथी का प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ी शक्ति है, जहाँ की आप को अपने स्थिति में जिस चीज की आपकी पढ़ाई हो रही है, आपने क्यों चुना होम्योपैथी, आपका लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया कि मैं होम्योपैथी कर रहा हूँ, लेकिन जब आपको यह नहीं पता होगा कि होम्योपैथी दवा क्या है, होम्योपैथी में रोग को क्या कहा जाता है और दवा क्या होता है और रोग कैसे ठीक होता है, तो आप कैसे उसका यूज कर सकोगे। तो ये बहुत उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी होता है कि हम लोगों को अपने अंदर में पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का कैसे डेवलपमेंट हो। और इसी विषय पर डॉक्टर केंट बहुत ही विस्तार के साथ में अपने बहुत सारे उदाहरण देते हुए इन्होंने इस बात की चर्चा की है।
अगर कोई आदमी, अभी देखिए हम लोग के पास में रोगी आते हैं और आप बहुत सारे होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन पर देखा करते होंगे कि लिखा रहता है कि चाय मत पियो, कॉफी मत पियो, खट्टा मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो। तो आप एक अपने प्रिस्क्रिप्शन पर ये जनरल बना लिया कि इस पेशेंट, जो भी पेशेंट हमारे पास में ये आएगा और हम सबको खट्टा बंद कर देंगे, सबको ये है, तो आप देखिएगा कि रोग दवा आपका काम नहीं कर रहा है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक रोगी को मैंने देखा, वह जॉन्डिस का रोगी था, और आप जानते हैं कि जॉन्डिस के रोगी को कहा जाता है कि तेल, घी, मसाला, ये सब चीज को नहीं खाना चाहिए। तो मेरे पास में जब हिस्ट्री लिया गया तो मैंने देखा और उससे पूछा खाने में क्या अच्छा लगता है। तो भोजपुर की महिला थी, कही बबुआ हमरा अथी बिना रोटी के, बिना घी लगल हो रोटी या पूरी के जैसन से हम ना खा सकें, मैंने बिना घी के हम खा ही नहीं सकते। तो मेरे मन में एक चिंता हुआ, ये जॉन्डिस है और इसको मैं कह दूं कि ये तेल और घी को खाए तो इसका जॉन्डिस ठीक होगा कि नहीं होगा। तो फिर मैंने उसमें देखा इसकी इच्छा है, बलवती इच्छा है, और मैंने उसको कहा कि ठीक है, आप रोटी में घी लगा करके खा सकती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, खाइए। बड़ी खुश हो गई और मैं अपना दवा से इलाज किया और उसका रोग ठीक हो गया। यह क्या इंडिकेट करता है? लोग आंख मूंद करके जो यह मान लेते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे मान लेते हैं या इसमें नुकसान करता है, तो यह एक गलत है, ऐसा डॉक्टर केंट ने कहा। आप देखते हैं हम लोग बहुत सारे खाद्य पदार्थ को, जैसे अभी अमरूद का सीजन है तो लोग कहते हैं अमरूद मत खाओ, ठंडा लग जाएगा, दही मत खाओ, खांसी होने लगेगा। अरे तो दही से खांसी होगा या दही के उसके अंदर में जो विकार होगा उसके कारण खांसी होगा? कि सारे लोग दही खाते हैं और एक आदमी दही खाएगा तो उसको खांसी होने लगेगा, उसका कष्ट हो जाएगा। कॉफी मत पियो, चाय मत पियो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। कहा कि यह विषय जो है बहुत ही सुपरफिशियल है, बहुत ही सुपरफिशियल है। और क्योंकि रोग के इलाज करते समय में अगर आप रोग को नहीं पहचानोगे, रोग का आपको कारण क्या है ना, कारण को नहीं जानोगे तो आप कारण को हटाए बिना आप उस चीज को इलाज नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी बीमार है और आप उसके जीवन का अध्ययन किया तो आपने पाया कि वो आदमी जो है सो एक ऐसा मकान में रहता है जहाँ की पूरे मकान में पानी है, सीवरेज है, गंदा है, और वो अकेले नहीं रहता है, उसके साथ में उसका परिवार, सारा परिवार रहता है। सारे परिवार तो ठीक ठाक हैं, ये बेचारा बीमार पड़ गया है। अब वो रोगी आता है, वहां पर आपका हेल्थ एंड हाइजीन की बात आती है, तो एक समय में दिमाग हम लोग का ध्यान चला जाता है कि उस आदमी को कहना चाहिए कि ये इस गंदे नाले के पास से हट जाओ। अब सोचो, अगर उसको हम कहते हैं गंदे नाले से के पास से हट जाओ और उसके पास में दूसरे जगह रहने के लिए कोई साधन नहीं है, तो वह क्या करेगा? पहला सवाल तो ये आता है। दूसरा सवाल ये आता है, उस गंदे नाले के पास में वह अकेला तो नहीं रह रहा है ना, उसके साथ में उसके पिताजी हैं, उसके माँ हैं, उसके भाई हैं, उसके और भी लोग रह रहे हैं, और समाज के उसके दूसरे पड़ोसी लोग भी रह रहे हैं, और सभी लोग ठीक ठाक अपना जीवन लीड कर रहे हैं। तो क्या वह गंदे नाले के हवा से पानी बीमार पड़ रहा है, या उसके अंदर में कोई पहले से कोई चीज ऐसा है, ससेप्टिबिलिटी है जिसके कारण वह बीमार पड़ रहा है? तो ये डिस्क्रिमिनेशन से पता चलेगा ना आप क्या गलत है क्या सही है। जब आप सोचोगे, एनालिसिस करोगे, तो पावर ऑफ एनालिटिकल पावर,
है ना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है पावर टू एनालाइज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज सिचुएशंस एंड व्हाट इज द वो सिचुएशन क्या करता है, परिस्थिति क्या कहता है। क्योंकि इस भेदभाव में हम लोग रोगी के कष्ट को तो दूर नहीं करते हैं, लेकिन रोगी के कष्ट को और बढ़ा देते हैं। अब बेचारे को कह दोगे क्योंकि आप मकान बदल लो, और मकान बदलने की उसके पास में कैपेसिटी नहीं है, तो वह न इलाज करा पाएगा और वह बेचारा उसी तरह से बीमार में घुट घुट के मर जाएगा। कहा कि आपको अपने विवेक का ज्ञान होना चाहिए, आपके पास में एक विवेक होनी चाहिए, आपके पास में एक सही और क्या होना चाहिए, है ना, एनालिसिस करके लॉजिकल आपका होना चाहिए। और उसको ये है, और जीवन यह कहता है, मनुष्य को यह कहता है कि हमारा जो शरीर है वह हमारा वाइटल प्रिंसिपल है, जो कि जिसके कारण हम हैं, है ना, जिसके कारण हम हैं, और उसको हम लोग इलाज कर रहे हैं। और उसी समय में आप एक और चीज को देखिए, किसी आदमी का घाव है, हड्डी टूट गया है, तो उसको क्या चाहिए? आप कहोगे कि हम होम्योपैथी दवा से ठीक कर देंगे, हड्डी टूटा हुआ है ना, हम सिम्फाइटम दे देंगे और हड्डी ठीक हो जाएगा। ठीक होगा क्या जब तक ले आप बोन को सेट नहीं कर दोगे, है ना। तो वहां पर हमें सर्जन के पास तो जाना पड़ेगा ना, एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। तो कहां पर किसकी आवश्यकता है? इसको कहते हैं पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना। घाव है तो घाव को आप अगर सर रहा है उसकी सफाई नहीं करोगे, क्योंकि होम्योपैथी का अर्निका दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। अरे सफाई नहीं करोगे तो फर्दर इन्फेक्शन हो जाएगा। परिस्थिति को समझो, स्थिति को जानो, और उसके वहां पर दिमाग का यूटिलाइज करो। परिस्थिति को समझो और दिमाग को यूटिलाइज करो। यह कहा डॉक्टर केंट ने कहा कि दिमाग का यूटिलाइज करो। और physicians must discriminate between the man and his house and between the repair and the repair of his house. आदमी का इलाज करना है। इलाज करना किसका है? हम आदमी का इलाज कर रहे हैं और उसका मकान का रिपेयर करते हैं। मकान कौन है आपका? मकान आपका बॉडी है। मकान का रिपेयर किया जा सकता है और इलाज किसका किया जा सकता है? आदमी का इलाज किया जा सकता है, क्योंकि बीमार तो वहां पर है। और जब जो भी चीज अगर उसके लोकल डैमेज होता है तो वहां रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, उसका रख रखाव की आवश्यकता होती है। अगर आप खाना नहीं खाओगे, कहोगे कि मैं दवा दे दूंगा और आपको भूख नहीं लगेगी, अरे उसको मेंटेनेंस चाहिए। खाना को जिंदगी जो है सो उस मकान में रहता है, और उस मकान को मेंटेन नहीं करोगे तो आप भी नहीं रहोगे। कहा कि दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आपको अपने शरीर का भी रख रखाव करना है और आपको अपने मनुष्य का भी इलाज करना है। आपके अंदर में जो रोग के आदमी है उसका भी इलाज करना है। तो ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर केंट ने आपको इस अध्याय में आपको दिया। कहा कि घाव अगर आपको चोट लग गया है, कट गया है, तो उसका तो आप व्यवस्था कर डालो। उसके बाद में वहां पर उसके रख रखाव की व्यवस्था हो गई, मेंटेनेंस हो गया। उसके बाद में आप क्या करोगे? आप उसको दवा दो। क्यों? उसके अंदर में जो आदमी है रह रहा है, उसको जो कष्ट हो रहा है उसके लिए दवा दो, ठीक है ना। जो आदमी रह रहा है, जो उस मकान में आपने टूट गया, हड्डी जो है तो मकान का एक कमरा जो है तो टूट गया, तो उसको आप सेट कर दो। सेट कर दो, और उस टूटने के कारण उसके दिल में जो दुख हुआ है ना, आप उसके दिल में दुख हुआ, उस दुख को दूर करने के लिए उस आदमी के लिए आप दवाई दो। उसके लिए आप होम्योपैथी, उसके लिए दवा की व्यवस्था करनी होगी। दिल कहाँ है, मन कहाँ है? उसके वाइटल प्रिंसिपल के साथ में है ना। तो दोनों काम की बात होती है, प्रिजर्वर ऑफ द हेल्थ एज वेल एज द ट्रीटमेंट ऑफ द मैन, है ना। क्योर के साथ में प्रिजर्वर ऑफ द हेल्थ,
प्रिजर्वर ऑफ द हेल्थ के मतलब क्या होता है? हेल्थ को प्रिजर्व करने वाले कारण, है ना, हेल्थ को प्रिजर्व करने वाले कारण। तो साइन एंड सिम्टम्स ये दो तरह के होते हैं, एक इंटीरियर होता है और एक एक्सटीरियर होता है। इंटीरियर कौन है? जो मनुष्य को, आपको जॉन्डिस हो गया है, लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया है, लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, हेपेटाइटिस बी जैसा इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस सी के जैसा इन्फेक्शन है, तो उस हेपेटाइटिस को ठीक करने के लिए आपके भोजन की व्यवस्था हम करेंगे, आपको खाने की व्यवस्था की बात हम करेंगे, लेकिन उसके कारण जो कष्ट हो रहा है उसके लिए हम दवा तो देंगे ना, उसके लिए हम दवा तो देंगे, यह दवा देना वहां पर होती का जरूरत होता है। सो टू ट्रीट द बॉडी, to maintain the body and treat the vital principle, maintain the body and treat the vital principle को ठीक करो, मनुष्य को ठीक करो और उसके कष्ट को दूर करो और उसके बॉडी को मेंटेन करो, है ना। सो मेंटेनेंस एंड ट्रीटमेंट आर द टू एस्पेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। मेंटेनेंस करना, रख रखाव को व्यवस्थित करना और उसके इसको करना, और रख रखाव किसके अनुरूप होना चाहिए? एकदम बिना 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 लॉजिक के नहीं होना चाहिए। सबको इकट्ठे मत कर दो कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत करो, वो मत करो, भात मत खाओ, दाल मत खाओ, रोटी मत खाओ, सारा चीज आप अगर आप अगर सर्वे करें किस खाने से क्या नुकसान होता है और किस खाने से क्या लाभ होता है, अगर आप सर्वे करें और खड़े हो जाइए बाजार में और आने वाले हर एक आदमी से पूछिए कि आप किस चीज से नुकसान होता है, और जब शाम को बैठिएगा तो आपके पास में इतना लंबा चौड़ा लिस्ट बन जाएगा और आप पाइएगा कि जिंदगी में इस पृथ्वी के सारे एलिमेंट से नुकसान होता है। दूसरे दिन आप फिर बैठ जाइए और फिर आप पूछिए आपको किस चीज से लाभ होता है, तो फिर आपको दूसरा लिस्ट बन जाएगा। वही लिस्ट जो कहा कि नुकसान होता है, दूसरा लोग कहेगा कि हाँ उससे लाभ होता है। एक रोगी था, उसको माइग्रेन का बीमारी था और वह आदमी रहने वाला था नॉर्थ बिहार का, पूर्णिया के तरफ का। उसे हेड बहुत ज्यादा सर में दर्द हुआ करता है। जब मैंने उनका मैं हिस्ट्री ले रहा था तो मैं पूछा कि आपको क्या अति चलता है, कैसा है खाने पीने के विषय में मैंने पूछा, तो बोला कि डॉक्टर साहब हमको तो डॉक्टर मना कर दिया है, दही मत खाओ, दही से आपका सर्दी बढ़ जाएगा, साइनस है जो है सो आपका कंडीशन बढ़ जाएगा। तो बड़ा अच्छी बात है, साइनस तो आप दही नहीं खाते हो? तो नहीं, दही नहीं खाते हैं। तो दही नहीं खाते हो तो आपका सर दर्द ठीक हो गया क्या? कहा कि नहीं डॉक्टर साहब ठीक तो नहीं हुआ। तो फिर मैं लगता है फिर लाभ क्या हुआ? दही भी नहीं खा रहे हो और दर्द भी नहीं ठीक हो रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हो? तो मैं तो सर पूर्णिया का रहने वाला हूँ। मैं पूछा कि जब पूर्णिया के रहने वाले हो, आप पूर्णिया में इतना अच्छा दही मिलता है और आप खाते थे, तो आपको कैसा लगता था? सर दही तो बहुत अच्छा चीज होता है, हम लोग दही बहुत खाते हैं, हम लोग सब कोई दही खाते हैं, और आपको अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि तो फिर क्यों खाते नहीं हो? तो डॉक्टर तो मना कर दिया है। कहा कि अब तो मैं तुम्हारा डॉक्टर मैं हूँ, मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ, तो तुम मेरे मन के मैं जो बताऊंगा वो करोगे ना? कहा कि हाँ सर, मैं तो जो आप बोलेंगे वही करेंगे। तो मैं कहा कि तुम कल से रोज चूड़ा दही खाओ। हम लोग के नॉर्थ बिहार में चूड़ा दही बड़ा फेवरेट फूड होता है। अब वह चूड़ा दही बड़ा प्रेम से खाने लगा और खाने के साथ में मैंने उसको जो कष्ट है जो दवा करनी थी वह मैंने दवा भी किया, तो दिया। उसका माइग्रेन कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। तो कहने का मतलब है अगर किसी चीज को जो रिलेटेड नहीं है, उस रिलेटेड चीज को आप उसके जिंदगी से उसी में जिया है, उसी में जन्म लिया है, उसके एनवायरनमेंट में वह पैदा लिया है और उसी एनवायरनमेंट के अनुरूप ही उसका जीवन चल रहा है। अगर उसको अगर आप बदल दोगे तो क्या होगा? उसके अंदर में एक प्रॉब्लम तो आ जाएगा ना, क्योंकि वह व्यवस्था जो उसका मेंटेनेंस फैक्टर जो है तो वह बिगड़ जाता है और आप उसके कारण जो कष्ट
जो सेकेंडरी प्रॉब्लम है उसका वाइटल प्रिंसिपल इफेक्ट होता है। तो दो तरह की बातें होती हैं, एक होता है विजिबल प्रॉब्लम, विजिबल जो दिखलाई पड़ता है, कारण जो है तो दिखलाई पड़ता है, एक कारण जो है तो दिखलाई नहीं पड़ता है, एक कारण जो है तो दिखलाई नहीं पड़ता है। जो दिखलाई पड़ने वाले कारण हैं वो बड़ा सीमित हैं और आपके बहुत ज्यादा दूर तक आपको उसको उसके कारण अगर कोई हुआ है, अगर जल गया है तो पानी से थोड़ा सा धो दोगे तो ठीक हो जाएगा, वहां पर दवा की भी जरूरत नहीं होगी। थोड़ा सा चोट लग गया है तो थोड़ा सा हल्दी चूना लगा दोगे तो वहां पर तो दवा देने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हड्डी टूट गया है तो सेट करने के बाद में उसको मैं जल्दी से हिलअप करने के लिए आपको तो दवा तो देनी पड़ेगी ना। तो ये कहा कि साइन एंड सिम्टम्स और उसका एनालिसिस यानी कि डिस्क्रिमिनेट का सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान आपको होना चाहिए। तो आप जो हैं सो एक डॉक्टर ही नहीं है, है ना, डॉक्टर ही नहीं है, कहते हैं कि आप एक बढ़ई भी हैं, है ना, एक बढ़ई भी हैं और आप एक कारपेंटर भी हैं और आप के पास में सारा एक ऐसा हथियार है आपके पास में जो कि आप जहां चाहेंगे उसको इस्तेमाल करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसी दूसरे से तो करवानी पड़ेगी ना। आप उसको एडवाइस करोगे कि नहीं तुम जाके प्लास्टर करवा लो, तुम जा करके ये करवा लो वो करवा लो, ये तो करवा सकते हो ना। तो ये जो व्यवस्था की बात कही गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर केंट ने हम लोगों को यहाँ पर बताया है। अब कोई आदमी आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब हमको, और देखिए होम्योपैथी का इतना दुर्व्यवहार होता है, लोग आंख मूंद करके कह देते हैं पेट खराब हो गया है ना जी, अरे खा लो ना पल्सेटला ठीक हो जाएगा, नक्स भूमिका ठीक खा लो ठीक हो जाएगा, चोट लग गया है तो अर्निका खा लो ठीक हो जाएगा। ये मिसमैनेजमेंट है। हम सब पेशेंट को नक्स भूमिका नहीं दे सकते हैं, सब पेशेंट को अर्निका नहीं दे सकते हैं। चाहे चोट लग गया है तो सभी चोट लगे हुए को अर्निका तो नहीं देंगे ना, सभी चोट लगे को अर्निका नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वह अर्निका का व्यक्तित्व होगा तब ना, अर्निका का इंडिविजुअलिटी जब वहां पर होगा तब ना उसको वह काम करेगा। तो आंख मूंद करके आप ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे कि हम लोग को एक जिसको हम लोग मूर्खतापूर्ण व्यवहार, है ना, तो ये कहा कि मूर्खतापूर्ण व्यवहार। अगर कोई आदमी नक्स भूमिका का एक रोगी नहीं है और आप उसको नक्स भूमिका दे दोगे तो नक्स भूमिका काम नहीं करेगा, है ना। लाइकोपोडियम के जैसा माइंड अगर नहीं है और लाइकोपोडियम देते जाओगे तो गैस दूर हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। जो तो व्यक्तित्व को पहचानो, है ना, व्यक्तित्व को पहचानो और किस व्यक्तित्व में कौन सी दवा, कौन सा दवा उसके सिमिलर है उसको पहचानो। नक्स भूमिका को रोगी को रोग के नाम से मत जानो, रोगी को दवा के नाम से जानो। यह व्यक्तित्व नक्स भूमिका से मिलता है इसलिए इसको नक्स भूमिका चाहिए। यह व्यक्ति अर्निका से मिलता है, अर्निका जो कि इसको है कि सडन एक ओवर कॉन्फिडेंट मैन कि मुझे कुछ नहीं होगा। अर्निका का व्यक्तित्व क्या है? वह आकाश में रहता है, पहाड़ियों में रहता है, ऐसे दुर्गम स्थान में रहता है जहां की उसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। आप जाओगे पहाड़ में रहने के लिए तो डर के मारे थर-थर कांपने लगोगे, लेकिन वह जब पहाड़ी पर रहता है वह उसको डर नहीं लगता है, इसीलिए वहां पर रह पाता है। तो पहाड़ पर रह लेना और का जो मेन कारण है वह, और अर्निका मॉन्टेना वहीं पर रहता है, पहाड़ियों पर रहता है, इसलिए उसका नाम पड़ा मॉन्टेना, पहाड़ पर रहने वाला खूबसूरत फूल जो खुश मिजाज है। तो जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा और वहां पर वह भाव और मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो अब अर्निका का एक बहुत अच्छा लक्षण आप लोगों ने सुना होगा, वेल सेड। कितना भी कुछ कष्ट होता है ना तो कहते नहीं मुझे कुछ तो नहीं हुआ है, वेल सेड। और ये अर्निका का बड़ा प्रमुख लक्षण है। और ये जो है अर्निका के एक पेशेंट मैंने देखा और बहुत बड़ा राजा महाराजा का लड़का था और उसे एक बार
वो अपने उसको गाड़ी का बहुत शौक था और गाड़ी का बड़ा देखभाल भी करता था। उसके पास में कई एक तरह के गाड़ी थे और गाड़ी को मेंटेन कराने के लिए, सफाई कराने के लिए वो ले जाया करता था कार वॉशिंग शॉप में, जहाँ पर होता है उसका गैराज, वहाँ पर ले जाता और खुद जाता था। और पहले जमाने में, आजकल तो कार सफाई करने का एक दूसरा साधन हो गया। पहले जमाने में एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ करता था और उसके नीचे में आदमी खड़ा हो जाता था, पानी से उसका जेट से उसका पानी देता था। तो वो लड़का भी खड़ा था और संजोग से वहां पर पैर उसका पिछल गया, उस गड्ढे में गिर गया, उसका हाथ टूट गया। लोग बड़ा घबराए। उसका हाथ का थोड़ा सा बैंडेज उंडेज प्लास्टर करने के बाद में लोगों ने कहा कि इसको मेरे को कहा कि डॉक्टर साहब आप दवा दे दीजिए, इसको दर्द ठीक हो जाएगा। मैं पूछा आपको दर्द हो रहा है? कहा कि नहीं डॉक्टर मैं तो ठीक हूँ। मैं बोला कि आपका हाथ तो टूट गया। अरे ये तो ठीक है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। मेरे को दिमाग में आके ये तो अर्निका मोंटेना है, अर्निका मोंटेना है। कहता है कि मेरे को दिमाग कष्ट पे भी है और कहता है कि मैं तो ठीक हूँ। तो ये जो है सो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से है ना। आप दवा को पहचान पाओगे, यूटिलिटी उसका पहचान पाओगे जब आप उसके साथ में रहोगे, उसका केस टेकिंग को पहचानोगे, तो आप उसको ये समझ में आएगा। कहते हैं कि 5th पैराग्राफ में केंट हैनीमैन ने लिखा है, यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग टू क्योर आर द पर्टिकुलर मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग फैक्टर्स ऑफ द एक्यूट डिजीज, है ना। मोस्ट एक्साइटिंग फैक्टर ऑफ द एक्यूट डिजीज, एक्यूट डिजीज में एक्साइटिंग फैक्टर को पहचानो। और क्रॉनिक डिजीज है तो वहां पर आपको फंडामेंटल कॉज को जानो, जो मूल कारण है उसको जानो। यानी कि दोनों चीज को जानो, एक्साइटिंग कारण को भी जानो और मूल कारण को भी जानो। अगर मूल कारण और एक्साइटिंग कारण को पहचानोगे तो आपका इलाज करने का साधन बदल जाएगा और आप रोगी को पहचानने लगिएगा, दवा के पास पहुंच जाइएगा और आप जो है सो क्रॉनिसिटी को भी ठीक कर सकते हैं और एक्यूट को भी ठीक कर सकते हैं। एक्यूट बीमारी हो चाहे क्रॉनिक बीमारी, दोनों में एक्यूट के समय भी कष्ट होता है, क्रॉनिक में भी कष्ट होता है। एक्यूट क्रॉनिक का जो कष्ट होता है उसमें भी एक्यूट पैदा हुआ करता है और एक्यूट डिजीज भी क्रॉनिक में होता है, यानी कि दोनों साथ साथ चलता है। तो आपको क्या जानना है? आपको मेंटेनिंग फैक्टर्स भी जानना है और एक्साइटिंग आपका फंडामेंटल फैक्टर्स भी जानना है। तो ये चीज को आप अगर जानोगे तो आप इस चीज को जान करके आप लक्षण को पहचान पाओगे और लक्षण को जब आप पहचान लेते हो तो उसके कहा कि लक्षण सिम्टम्स आर द अनफेलिंग गाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन। रोग के नाम से नहीं, है ना। रोग क्या है? रोग का जो 2 कारण होता है, डॉक्टर हैनीमैन ने अपने 5th एफॉज में लिखा, रोग के 2 कारण होते हैं। तो फंडामेंटल कॉज फॉर द ये एक तो स्वयं रोगी जो जिस पर वह बीज बोया जाता है रोग का, मायज्म का, वह जब आता है तो शरीर के अनुरूप, उसके जीवन के अनुरूप लक्षण पैदा होता है। आप कहोगे कि खाली मायज्म कारण है, सोरा कारण नहीं। सोरा कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है यह भी कारण। तो आप जीवन को उसके पर्सनैलिटी को पहचानो और उसके मैग्नेटिक को पहचानो तो आपका जो है सो आप होम्योपैथिक व्यक्तित्व के पास में पहुंचोगे और वह व्यक्तित्व के इलाज है और उसे आप उसका सुचारू रूप से चिकित्सा कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर में जो है इसका समरी यही है और कहा कि मैटर ऑफ इट इज ए मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, it is a matter of understanding, it is a matter of discrimination, it is a matter of your intelligence and it is a matter of your strategy। रणनीति है, कहा रणनीति है, कहां पर क्या जरूरत है। रणनीति कहते हैं ना, जहां पर क्या चीज आवश्यकता है। इससे आपको अपना दिमाग को मजबूत रखना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा और तभी आप फिजिशियंस के दायरे में आ सकते हैं। यही इस पूरे लेक्चर का इतना ही समरी है। आप लोग इसको ध्यान से एक बार इस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए, है ना। पढ़ेंगे तो आपको
जो है सो एक आपको आप पढ़ने के बाद में आपको इसका और भी जानकारी मिल जाएगा। तो इसके साथ में आज का